I am going to share the screen. So today we will observe that how monetary policy and fiscal policy can affect this ISLM model, ISLM framework, or you can say that can affect the changes in the short-term equilibrium. बेसिकली इसे हम आई एस एल एम मॉडल फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से आई एस एल एम मॉडल में फ्लक्चुएशन आती हैं और उससे जो है वो अल्टीमेटली शॉर्ट और इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, ये हम आज जो है वो स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज हाउ फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट द आई एस कर्व. How fiscal policy shifts the IS curve and changes the short-term equilibrium. You know about the fiscal policy as you have studied in detail in the previous course. There are two tools of fiscal policy. First one is government spending and second one is taxes. Let's suppose there is an expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy means increase in government spending. And if we are talking about the contractionary fiscal policy, then there is a decrease in taxes. अगर हम एक्सपेंशनरी की एग्जांपल लेते हैं तो इट मींस के इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिक्रीज इन टैक्सेस. और अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो उसका मतलब है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंक्रीज इन टैक्सेस. So here we are talking about the expansionary fiscal policy. What happens to ISLM equilibrium as a result of expansionary fiscal policy? Or you can say that what happens to short-term equilibrium of ISLM framework as a result of increase in government spending, as a result of decrease in taxes, as a result of expansionary fiscal policy. ये तीनों जो बोल रहे हैं वो एक ही बात है. बिकॉज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर रहे होते हैं या फिर टैक्सेस में कमी कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है. तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी आई एस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड as you can see in the diagram on your screen. As a result of expansionary fiscal policy, when government spending increases, IS curve will shift to the right side. IS curve के right side shift होने से here you can see that the equilibrium will be on point B. Here you can see that there will be a rise in the interest rate and also rise in the income output. ऑब्वियसली अगर हम इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, अगर इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका इफेक्ट इनकम पे यहाँ तक जाता है. लेकिन चूंकि आई एल एम कर्व के साथ इंटरसेक्ट होने से नया इक्विलिब्रियम ये है, मतलब इंटरेस्ट रेट में ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट में भी तो कमी आती है. तो ये समझ लें इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, तो इक्विलिब्रियम को यहाँ पे ले आएगा y2 पे. तो y1 से y2 दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ए से बी पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी. As a result of increase in government purchases, IS curve will shift to the right side, which cause increase in interest rate and increase in income as well. और इनकम में कितना शिफ्ट होएगा? It depends upon the value of multiplier. Here you can say that change in income is equal to change in government spending multiply by multiplier. और multiply कैसे find out होता है? 1/1 minus MPC. इज इट क्लियर? यहां तक किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकता है. जी स्टूडेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट कोई बोले ताकि मुझे पता चले कि बच्चे जाग रहे हैं, सोए नहीं हुए. सारे सोए हुए बेटा. इमरान या कोई और, उजैर मियाँ, जी सर. बेटा बोल पड़े, कुछ नहीं होता. मैंने कौन सा कुछ आपको, गुलाम रसूल है मौजूद हो कि ज्वाइन ज्वाइन करके गायब हो जाते हो? सर हम यहीं पे हैं. इमरान खान आपकी बात नहीं आई. इमरान खान डंडी मार रहे हो?
चले मर्जी है, मौज करे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी what happens to this equilibrium as a result of decrease in taxes. It will be the same case. Taxes decrease होने का मतलब है this is expansionary fiscal policy, और ऑब्वियसली टैक्सेस अगर कम होते हैं तो ये भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है। इसके नतीजे में भी आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो जाएगा, इनकम में भी इजाफा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट increase in taxes or decrease in government spending, means if we talk about the contractionary fiscal policy, then what happens to equilibrium? This will be the vice versa. In this case, IS curve will shift to the left side, means downward shift हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में भी कमी आ जाएगी और इनकम में भी कमी आ जाएगी कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के नतीजा में। तो वो बिल्कुल इसका उल्ट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व ड्यू टू एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है तो उसकी वजह से जो है वो LM कर्व इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली वो भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। Let's suppose there is an expansionary monetary policy. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करते हुए मनी सप्लाई में इजाफा कर देना। और मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से टूल्स हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस कोर्स इन डिटेल। देयर आर 3 टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी: ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट। ये 3 टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर हम इन तीनों टूल्स को यूज करते हुए मनी सप्लाई में सेंट्रल बैंक जो है वो इजाफा करता है तो इसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। और अगर इन तीनों टूल्स को यूज करते हुए या कोई और वे भी अडॉप्ट करते हुए मनी सप्लाई में कमी करता है तो उसको हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। लेट्स सी कि हाउ दिस मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट ISLM इक्विलिब्रियम। In case of expansionary monetary policy, money supply increases, so LM curve will shift to the right side or downward. Will shift to the right side or downward. ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जिसमें मनी सप्लाई में इजाफा होता है तो LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जिससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट हुआ है? इक्विलिब्रियम A से B पॉइंट पे आ गया है, which cause decrease in interest rate and increase in income, which cause decrease in interest rate and increase in income। इस पे नंबर ऑफ MCQs ऑब्वियसली बन सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट हैपेंस टू शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम और व्हाट हैपेंस टू ISLM फ्रेमवर्क एज अ result of expansionary monetary policy और as a result of increase in money supply। अब वेरियस ऑप्शन हो सकती है लाइक इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इनकम। तो ये आप छोटी सी डायग्राम बना के उसको आंसर कर सकते हैं, स्केच बना के अपने ध्यान में तो आंसर कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? LM का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी और इनकम में इजाफा हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। Here you can also observe that what happens to this equilibrium as a result of contractionary monetary policy। अब कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी अपने टूल्स को यूज करते हुए मनी सप्लाई में कमी करती है। जब मनी सप्लाई में कमी करेगी LM कर्व जो है वो बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा और इनकम में कमी आएगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस बनेगा, तो वो होगा कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। Now we are going to discuss about the
इंटरेक्शन बिटवीन मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉनिटरी पॉलिसी को जो है वो सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी को जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। दोनों के टूल्स डिफरेंट है और माइट भी पॉसिबल दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट चूज करते हैं हर साल के लिए। है तो एक जैसे ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टारगेट करना है, चूज करना है, वो दोनों डिफरेंट रखते हैं। मतलब एक चीज जो है वो उसको सेंट्रल बैंक टारगेट कर लेता है कि हमने ये इस साल अचीव करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट सेट कर लेती है कि हमने इस साल ये अचीव करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट कह रहे थे कि हमने जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है, ये टारगेट अचीव करना है। सेंट्रल बैंक कह देता है कि हमने जो है वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए टारगेट अचीव करना है। सो दोनों डिफरेंट टारगेट कर लेते हैं। सो इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है, किस चीज को वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं, किसको नहीं, किस तरीके से वो मिलकर एक दोनों का इंटरेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। The response of the economy to a tax increase. Let's suppose कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। यहां पे बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं इसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास। लेट्स सपोज गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब लेट्स सपोज के गवर्नमेंट जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, मतलब टैक्सेस में इजाफा कर रही है। तो इसके रिस्पॉन्स में फेडरल और फेडरल बैंक, मतलब ये जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बैंक है, एफईडी बोलते हैं, फेड बोलते हैं। अगर हम पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक के पास क्या चॉइसेस होंगी कि वो अपनी पॉलिसी को कैसे यूज करे। तो लेट्स सी के वो क्या करेगा, देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट डायग्राम में आप देखें, let's suppose there is an increase in taxes, means contractionary fiscal policy, IS curve will shift downward। आप देख सकते हैं IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम ए से बी पॉइंट पे आ गया। टैक्सेस डिक्रीज, सॉरी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया है और इनकम भी डिक्रीज हो गया है। सो इन दैट केस in the first diagram, central bank keeps the money supply constant and LM curve stays the same। अब उसके रिस्पॉन्स में फिस्कल पॉलिसी ने तो गवर्नमेंट ने तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट किया है, टैक्सेस रिड्यूस किए हैं, और अगर इसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखता है, मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखता है, तो फिर एलएम कर्व भी जो है वो वहीं पे मौजूद रहेगा, स्टेज द सेम। सो उससे क्या इफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी। सेकंड केस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने वही है, गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की है, आईएस कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है जहां पे इस टाइम कर्सर मौजूद है। नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है जहां पे इस टाइम कर्सर मौजूद है, अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। नाउ सेंट्रल बैंक, लास्ट केस में क्या था, सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ पे चूंकि नए इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इनकम भी कम हो रही है, बट सेंट्रल बैंक wants to keep इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट। लेट्स सपोज कि अब उसके अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक क्या जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना चाहता है। वो इंटरेस्ट रेट का जो टारगेट है जो उसने सेट किया है वो चाहता है कि वही रहे, तो उसके लिए उसे मनी सप्लाई में कमी करनी पड़ेगी। जब वो मनी सप्लाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी कि वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो सेम पॉइंट पे कांस्टेंट रख सके। जब वो मनी सप्लाई में कमी करेगा, मनी सप्लाई एलएम कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड,
so there will be equilibrium at point B. so एज अ रिजल्ट इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट का पोर्शन जो है वो कांस्टेंट रख लेगा। इस डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में फेडरल बैंक या कह लीजिए सेंट्रल बैंक जो है उसके पास क्या चॉइसेस हैं, वो क्या कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती है। तो सब पहली डायग्राम में हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंक्रीज करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, तो उसके नतीजा में सेंट्रल बैंक जो है वो उसमें वो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रख रहा था। अब ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, मतलब टैक्सेस में इजाफा कर रही है। इसके नतीजा में ऑब्वियसली इसके नतीजा में आईएस कर्व जो है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ रहा है जहां पे इस टाइम कर्सर मौजूद है, जिससे इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इनकम भी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरी चॉइस ये है सेंट्रल बैंक के पास कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना चाहता है। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना चाहता है तो उसे फिर मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो मनी सप्लाई कम करेगी, आप देख सकते हैं वो लेफ्ट वर्ड एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट को तो कांस्टेंट रख लिया है, लेकिन उससे इनकम का लेवल जो है वो काफी कम हो गया है। तो हम ये मैटर नहीं करता कि इनकम कम हो गई है तो उसने ये क्यों किया है, हम उसके पास पॉसिबल चॉइसेस पढ़ रहे हैं कि वो उसके अगेंस्ट ऐसा कर सकता है, और ऑब्वियसली वो तो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कौन सी सूटेबल पॉलिसी है वो अडॉप्ट करेगा। हाउएवर जो उसके पास चॉइसेस है वो जो कर सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली डायग्राम में उसने क्या किया था, मनी सप्लाई को कांस्टेंट किया था। दूसरी डायग्राम में सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट किया है। अब थर्ड डायग्राम में देखते हैं, लेट्स सपोज वही है कि फिस्कल पॉलिसी जो है कंट्रैक्शनली अडॉप्ट की गई है, गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग द कंट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इज इंक्रीज इन टैक्सेस इंक्रीज होने के नतीजा में आईएस कर्व जो है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया है। दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम। ये एलएम कर्व है फर्स्ट वाला, ये आईएस कर्व है फर्स्ट वाला। ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम था, जब टैक्सेस इंक्रीज हुए आईएस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ गया जहां पे इस टाइम कर्सर मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में भी कमी आ गई और इनकम में भी कमी आ गई। बट नाउ सेंट्रल बैंक वांट्स टू कीप इनकम कांस्टेंट। अब वो इनकम को कांस्टेंट रखना चाहता है, मतलब वो बियर नहीं कर सकता कि इनकम में कमी आए, जीडीपी में कमी आए, वो ये नहीं चाहता कि जीडीपी में कमी आए। टैक्सेस कम किए हैं, ठीक है, टैक्सेस कम होने से क्या हुआ है, सॉरी टैक्सेस बढ़ाए हैं, टैक्सेस बढ़ाने से क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है और जीडीपी भी कम हुई है। बट फेडरल और सेंट्रल बैंक वांट्स टू कीप इनकम और जीडीपी कांस्टेंट। वो जीडीपी को उसी लेवल पर रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, मनी सप्लाई में इजाफा करना पड़ेगा। मनी सप्लाई में इजाफा करेंगे, एलएम कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट होगा, देन दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे। ये जो रेड लाइंस हैं ये आफ्टर चेंज शो कर रहे हैं, मतलब जब हम फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसके बाद अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी साथ में अडॉप्ट की जाती है तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आफ्टर चेंज लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बी पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम होगा, अब देखिए उसमें इनकम को कांस्टेंट रख लिया है, उसके लिए मजीद इंटरेस्ट रेट में कमी करनी पड़ी उसे। मैं दोबारा इस थर्ड डायग्राम को अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, टैक्सेस में इजाफा करती है, टैक्सेस में इजाफा होने से आईएस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, जिसमें इंटरेस्ट रेट में भी कमी आ रही है, इनकम में भी कमी आ रही है। तो यहाँ पे फेडरल या सेंट्रल बैंक चाहता है कि इनकम कांस्टेंट रहे, तो इनकम अगर चाहता है कांस्टेंट रहे तो उसको मनी सप्लाई में इजाफा करना पड़ेगा, जिससे एलएम कर्व जो है वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट बी, जिसमें वो इनकम को कांस्टेंट रख लेगा। सो मैं कंक्लूड करता हूँ इन तीनों डायग्राम्स को। हम बेसिकली देख रहे थे कि इंटरेक्शन बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उसके बाद सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक के पास क्या ऑप्शन बचती है, उसके पास तीन ऑप्शन बचती हैं, या तो वो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रख ले,
या वो इंटरेस्ट रेट को अपने पुराने पॉइंट पे ले आए, उस डिस्टर्बेंस को दूर कर दे, कांस्टेंट रख ले, या इनकम को कांस्टेंट रख ले, या इनकम को अपने पुराने मेयार पे ले आए। ये तीन चॉइस हैं, तीनों के लिए तीनों डायग्राम हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या था, वो देख रहा है हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। फिजिकल पॉलिसी ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंडक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट किया है, लेकिन सेंट्रल बैंक ने उससे अगेंस्ट जो है वो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। सेकंड केस में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसके अगेंस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखा है, उसके लिए उसके मनी सप्लाई को कम करना पड़ा। और थर्ड केस में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की है, लेकिन उससे अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक ने अपनी थर्ड चॉइस यूज़ की है कि इनकम को कांस्टेंट रखा है, इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए उसने मनी सप्लाई में इजाफा करना पड़ा। तो ये चॉइसेस हैं। इसी तरह अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो सेंट्रल बैंक के पास यही तीन चॉइसेस होंगी कि वो या मनी सप्लाई को कांस्टेंट रख ले, या इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रख ले, या इनकम को कांस्टेंट रख ले अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। ऑलराइट, यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स बच जाएंगे। एक है फिलिप्स कर्व, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में, इंटरेक्शन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्फ्लेशन के बारे में जो है हमने प्रीवियस कोर्स में स्टडी किया है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की मेजरमेंट क्या है, टाइप्स क्या हैं, वो आप स्टडी करके आएँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की मेजरमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या है, ये आप डिस्कस करके आएँ। हम अपकमिंग वीक में जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इंटरेक्शन है उसको स्टडी करेंगे, उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस कोर्स में जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अगर हम उसी को स्टडी करते रहेंगे तो फिर तो हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में ऑलरेडी इन्फ्लेशन टाइप्स जो है वो मेजरमेंट डिस्कस कर चुके हैं, तो हम वो इस सेमेस्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, मेजरमेंट टाइप्स हम ऑलरेडी ओकन्स लॉ भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ओकन्स लॉ ये सारी चीज़ें आप देख के आइएगा ताकि हम फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकें। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीक। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है वो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अटेंडेंस जो है वो स्क्रीनशॉट की सूरत में शेयर कर दें। जुरेज बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो आप टाइमली सर बस ज्वाइन किया करें बस ताकि आप लोग एक दो वीक रह गए फिर एग्जाम है, आप लोगों के अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन Yes, भी अगर sir. कोई क्वेश्चन रेज होता है यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक Okay, यू sir. स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।